गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही इस विशेष कार्यशाला में। तो मेरे जूम के साथी, मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 31 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये संविधान सभा का 8वां सत्र चल रहा है। 16 मई 1949 को 8वां सत्र शुरू हुआ था और 16 जून 1949 तक संविधान सभा का ये 8वां सत्र चला था। आप ये भी जानते हैं कि एक महीने की ये जो अवधि है, इस अवधि में संविधान सभा की 23 बैठकें हुई, यानी हमको इस अवधि में लगभग 23 बार मिलना है। अब तक हम लोग 11 दिन की चर्चा कर चुके हैं संविधान सभा के संदर्भ में। 31 मई 1949 को जो कुछ हुआ उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल के वर्कशॉप में आपको बताया गया कि किस तरह से राज्यपाल के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। राज्यपाल इनिशियल स्टेज में जब 1947 में संविधान सभा की जब बैठकें हो रही थी तो उस समय ये कहा गया कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाएगा। 2 वर्षों तक आते आते निर्णय बदल दिया गया। ब्रजेश्वर प्रसाद ये प्रस्ताव लेकर आए कि नहीं, राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कल से राज्यपाल के विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई और आज भी पूरे दिन राज्यपाल के विषय पर ही चर्चा चलने वाली है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आप क्यों लेकर आए, संविधान सभा के विभिन्न सदस्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप कुछ दिनों से इस बात को अनुभूत कर रहे हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अलावा सब प्रारूप समिति के कुछ जो अन्य मेंबर्स हैं वह भी अपने विचार प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। विभिन्न अनुच्छेदों के संदर्भ में संविधान सभा के अन्य मेंबर्स के द्वारा जो संशोधन लाए जाते हैं या अन्य मेंबर्स के द्वारा जो तर्क दिए जाते हैं, उनका जवाब देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ में प्रारूप समिति के कुछ अन्य मेंबर्स भी मदद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कभी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आ रहे हैं, तो कभी गोपाला स्वामी अयंगर साहब आ रहे हैं, तो कभी टी कृष्णमाचारी जी आ रहे हैं, तो कभी आपको दिखाई दे रहे हैं कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। यानी प्रारूप समिति के लगभग 4 से 5 मेंबर्स इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपको दिखाई देंगे। दरअसल समस्या ये है कि एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि संविधान सभा ने ये यू टर्न कैसे ले लिया। 1947 में आप ये कह रहे थे कि राज्यपाल का निर्वाचन होगा और 1949 के मिड में आते आते आप ये कहने लग गए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसको लेकर बहुत संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनमें बहुत सारे सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि आपने इतने सारे बदलाव कर दिए, क्या से क्या हो गया देखते देखते। कुछ इसी तरह की बात जो है संविधान सभा में आपको दिखाई दे रही है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 31 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर। आप सब लोग ठीक होंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूं, और बिल्कुल आप ठीक होने ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे भाई बहन सुबह सुबह इसमें जुड़ते हैं, इतना अच्छा लगता है कि आप 40-45 लोग जब इस तरह की वर्कशॉप को जब देखने के लिए अपना जूम से जब अपना जुड़ाव जब लाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयासों में आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अगर नहीं होते इस तरह से, अगर रोजाना इस वर्कशॉप में नहीं जुटते, तो शायद हो सकता है कि इतने बेहतर ढंग से हम इस काम को नहीं कर पाते। मैं अक्सर आपको इस मंच से कई बार कहा कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा ये दावा भी रहा है कि हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का ये जो केंद्र, अम्बेडकर अध्ययन केंद्र है, वो इस प्रकार का जो नवाचार कर रहा है वो भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार है। संविधान एक एलिट डॉक्यूमेंट बन गया, हम चाहते हैं उसको मास डॉक्यूमेंट बनाए। हम चाहते हैं कि जन जन तक संविधान की जो महक है, उसकी जो खुशबू है, उसका प्रचार व प्रसार हो, और इसमें आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम लोग जब इस तरह की बहस पर जब कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो काम है पहली बार है, और ये काम की जो खुशबू है, जब हम लोग नहीं रहेंगे उस समय इसकी खुशबू को ज़्यादा महसूस किया जाएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। खैर, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं 31 मई 1949 को क्या हुआ। उस दिन वहाँ पर मंगलवार है भाई, देखिए
वहाँ उस दिन मंगलवार है और हमारे यहाँ पर शुक्रवार है, फ्राइडे है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट और पहला जो विषय लिखा हुआ है प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। आप देखिए, काफी लंबे समय बाद में आप इस बात को महसूस करेंगे कि आज संविधान सभा में एक कोई नया मेंबर आया है। बिल्कुल आप इस बात को महसूस करने वाले हैं, आज संविधान सभा में एक नया मेंबर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। आप जानते हैं, मैंने ये बात आपको कई बार बताई कि 14 अगस्त 1947 से पहले संविधान सभा में कोई मेंबर जब आता था तो ऐसी स्थिति में उस मेंबर अपना परिचय पत्र संविधान सभा के अध्यक्ष को देता और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता और इसके बाद में वो संविधान सभा का मेंबर बन जाता। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सारे मेंबर्स को एक शपथ दिलाई और उस शपथ के बाद संविधान सभा में जो भी मेंबर नया आता है वो अपना परिचय पत्र देता है, रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक शपथ भी लेनी होती है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी किस दिन बताई थी मैंने ये बात मैंने बताई थी आपको कई बार। और सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की रात में 11 बजे बैठक हुई और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने भी 14 अगस्त 2022 की रात को 11 बजे बैठक की। शायद आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा। तो अब आज देख रहे हैं कि कौन संविधान सभा में मेंबर बन रहा है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है, आज हम लोग देखेंगे। जैसा मैंने कहा, राज्यपाल के संदर्भ में आज चर्चा फिर आगे बढ़ेगी। आज भी काफी तर्क वितर्क होंगे। आज भी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी जी, TT कृष्णमाचारी जी अपने उस अनुच्छेद जिसमें वो कह रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, उसका बचाव करते हुए दिखाई देंगे। और आज तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी छोटा सा उद्बोधन हम लोग देखेंगे। राज्यपाल के लिए आवास होना चाहिए, राज्यपाल के रहने के लिए भवन होना चाहिए, उस विषय पर भी बहस होगी और बहस थोड़ी सी तीखी होगी। HV कामत साहब उसी तरह के प्रश्न उठाएंगे जैसे प्रश्न राष्ट्रपति के निवास के संदर्भ में जब अनुच्छेद लाया जा रहा था उस समय उन्होंने उठाए। आज डॉक्टर अंबेडकर उन प्रश्नों का क्या जवाब देंगे, उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में भी होगी कि राज्यपाल जब हट जाएगा तो उनकी पेंशन इत्यादि के संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे, इस विषय पर भी चर्चा आज होने वाली है। तो जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन मेंबर बन रहा है आज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी सीट पर बैठे हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। सरदार रणजीत सिंह जी पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासत संघ से हैं। वो संविधान सभा में मेंबर बन के आ रहे हैं। वो न केवल रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं बल्कि प्रतिज्ञा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो आज संविधान सभा में नए मेंबर आए सरदार रणजीत सिंह जी। आप नाम याद रखिएगा, सरदार रणजीत सिंह जी। इसके बाद में सेठ गोविंद दास जी एक बात कहना चाहते हैं। सेठ गोविंद दास जी, संविधान सभा की सामान्य प्रक्रिया शुरू हो रही है उससे पहले ही एक बात कहना चाहते हैं। सेठ गोविंद दास जी का नाम आपको इस मंच से कई बार बताया गया। आपको अगर याद हो तो हिंदी भाषा को लेकर वो बहुत ज़्यादा अपनी बात को रखते हैं। सेठ गोविंद दास जी बार बार संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रश्न पूछते हैं कि हमारा जो संविधान जो बन रहा है उसका अनुवादित रूप कब आएगा, हिंदी में आप संविधान क्यों नहीं बना रहे हो, भारतीय भाषा में आप संविधान क्यों नहीं बना रहे हो। इस प्रकार के प्रश्न सेठ गोविंद दास जी के द्वारा संविधान सभा में कई बार उठाए गए। आपके साथ इस विषय को कई बार मैंने साझा भी किया। अब आगे जो बात आ रही है, सेठ गोविंद दास जी एक बात कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। सेठ गोविंद दास जी एक बात कह रहे हैं कि हमारी जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पे नंबर जो है वो हिंदी में लिखे हुए हैं और गाड़ियों पे जो नंबर हिंदी में लिखे हुए हैं, इन नंबर हिंदी में लिख देने से हमारे चालान काटे जा रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, ऐसा सेठ गोविंद दास जी कहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे एक बात आपसे पता करनी है कि हमारे मोटर गाड़ी पर अंग्रेजी की जगह हिंदी पर नंबर लिखा हुआ है और पुलिस उस पर चालान काट रही, जुर्माना कर रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष आप कहते हैं कि मैं इस विषय पर पता करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसके बाद में आते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी जो कल अपनी बात को रख रहे थे और वो अपनी बात को रखते हुए ये कह रहे थे कि किस तरह से संविधान सभा ने यू टर्न लिया राज्यपाल की
नियुक्ति के संदर्भ में। इनिशियल स्टेज में कहा था कि राज्यपाल का वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। अब आप आ गए हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो मैंने जैसा कहा, क्या हो गया, देखते देखते वही वाले विषय पर आज चर्चा होगी। तो अर्धनाथ जी कुंजरू क्या कह रहे हैं? मैं आपका कृतज्ञ हूं श्रीमान कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया कि कल श्री खैर ने जो सवाल मुझसे किया था उसका मैं जवाब दे सकूं। उन्होंने ये जानना चाहा था कि गवर्नरों को मनोनीत करने का जो संशोधन है उसके क्या मैं हक में हूं, यानी मैं पक्ष में हूं। मैंने कल शुरू में ही ये साफ साफ बता दिया था कि 2 वर्ष पहले भी जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तब भी मैंने आपको कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होना चाहिए। तब भी मैंने आपको कहा कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए। तो मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने उस समय उसको निर्वाचन वाला सिस्टम पारित करवा दिया, वो अलग बात है। हालांकि मेरे उस समय भी विचार वही थे जो आज है, ऐसे हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे। तो हृदयनाथ जी कुंजरू की ये जो बात है वो आगे बढ़ रही है और वो एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो हमेशा से इस बात का समर्थन करता रहा हूं कि राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए, उसका चुनाव नहीं होना चाहिए। अब आ रहे हैं पीके सेन जो कि बिहार के हैं और स्टार लगा हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टार का क्या मतलब है। स्टार का क्या मतलब है बताओ भाई, जल्दी से बताइए। नहीं, आप एक काम करिए, चलो बता ही दीजिए स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब है हिंदी, दुर्गा बहन कह रही है, विराट कह रहा है इंग्लिश। अरे ये तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब क्या करें? हरमन भाई कह रहे हैं इंग्लिश, हंसराज कह रहे हैं हिंदी, निकेश कह रहे हैं इंग्लिश, अब दुर्गा ने कह दिया इंग्लिश का हिंदी। ओके, मान लिया। स्टार का मतलब है कि इंग्लिश में बात बोली गई उसका ट्रांसलेशन हमारे सामने है। स्टार का मतलब ये होता है कि जो सदस्य बोल रहे हैं उन्होंने संविधान सभा में अंग्रेजी में बोला और ये हिंदी में अनुवाद है, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि इस प्रश्न पर सभा में पहले निर्णय किया गया था, तब से उसके संदर्भ में सदस्यों के विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। मैं खुद भी ये मंजूर करता हूं कि इस संदर्भ में विचार बदलने वालों में से मैं भी एक हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सदस्यों के दिमाग में इस बात का अधिक ख्याल था कि राज्यपाल का चुनाव इस तरह से हो कि वह प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके। अगर दलबंदी के झगड़े और छल प्रपंच के कारण प्रशासन के भंग या व्यर्थ हो जाने की आशंका पैदा हो जाए, उस समय ऐसा महसूस किया गया था कि राज्यपाल प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे इस बात की अनुभूति हो कि उसे समूचे प्रांत का समर्थन प्राप्त हो। पीके सेन साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का हम निर्वाचन की व्यवस्था इसलिए करवाना चाह रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि राज्यपाल वहां के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके। और राज्यपाल प्रशासन में हस्तक्षेप करने की स्थिति में तब आएगा जब लोगों का उसे समर्थन हासिल हो। और लोगों का समर्थन कैसे हासिल होता है? इलेक्शन के द्वारा होता है। इसलिए अगर राज्यपाल चुनकर आएगा तो ऐसी स्थिति में उसके पास राज्य की जनता का समर्थन हासिल होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद अगर संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल वहां के प्रशासन में हस्तक्षेप कर पाएगा, ऐसा पीके सेन साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। मेरे एक भाई यूट्यूब पर बड़ा जबरदस्त मैसेज कर रहे हैं, कैलाश भाई है, देवदूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं जिसके बल पर हमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संविधान बड़ा खूबसूरत संविधान हमारे सामने आया, उनकी वजह से आया। एक जयपाल जी भाई क्या कह रहे हैं, प्रारूप समिति में कौन कौन व्यक्ति थे उनके नाम बताओ। अरे जयपाल भाई, एक तो जयपाल सिंह जी मुंडा साहब संविधान सभा के मेंबर थे, आपको पता है कि नहीं है? आपके नाम के एक व्यक्ति हमारे संविधान सभा के बड़े एक्टिव मेंबर हुआ करते थे और आज संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो दिखाई देती है वो जयपाल सिंह जी मुंडा की वजह से है। तो मेरे भाई जयपाल ने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रारूप समिति में कौन मेंबर थे। देखिए, मैं मेरे यूट्यूब के जो साथी वो नाराज ना हुए, एक्चुअली में आप यूट्यूब पे जुड़े हुए, इसका मतलब आप ऑनलाइन है। जस्ट आप टाइप करेंगे प्रारूप समिति के मेंबर्स, उनकी लिस्ट आ जाएगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक अलग प्रकार की चर्चा है। हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें संविधान सभा में क्या क्या हुआ उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपका प्रश्न मैं जवाब जरूर दूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मेंबर थे, गोपाला स्वामी आयंगर साहब मेंबर थे, मोहम्मद सादुल्ला जी मेंबर थे, TT कृष्णमाचारी जी मेंबर थे, KM मुंशी जी मेंबर थे, माधवराव मेंबर थे। मेरा मतलब ये है
तो कुल मिलाकर आप ये बहस को देखिए, उसको समझिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। देखिए, कुछ लोग तपस्या करते हैं, हिमालय पर्वत में जाकर दूर जगह बैठकर अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप के दर्द देते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि उस दर्द से उनको सहन करने की कितनी क्षमता है। जो अपने आप को जितना दर्द देगा उसी को हम तपस्या कहते हैं। हम भी ये तपस्या ही कर रहे हैं आपके लिए। उस तपस्या में आपकी बड़ी भूमिका। आप जितना इन सब बातों को समझेंगे उतना ही आपको आनंद आने वाला है, क्योंकि 167 डेज की बैठक पर हूबहू चर्चा करने के बाद आप खुद इस बात को महसूस करिए कि जब 167 डेज की हमारी बैठक पर आप जब हूबहू सारी बातें सुन लेंगे, आप अपने आप को किस लेवल का पाएंगे। आप इस देश के 150 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश के आप उन चुनिंदा हजारों लोगों में से होंगे जिन्हें ये सब जानकारी प्राप्त है। आप अपनी स्थिति में जो बदलाव आने वाला है उसको महसूस कीजिए। आप जरा सोचिए कि इस तरह की वर्कशॉप करने के बाद जब आप क्लासेस में जाएंगे, एज ए शिक्षक आप जब क्लासेस में जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास का स्तर क्या होगा, आपके पास कितने सारे तथ्य होंगे। तथ्य तो खैर गूगल से सर्च करके भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन कितने जबरदस्त आपके पास कंसेप्ट होंगे, ये सब इन वर्कशॉप को ज्वाइन करने के पश्चात आप प्राप्त करने वाले। इस बात को महसूस कीजिए। ये तप है, ये तपस्या है। इस तपस्या में जो व्यक्ति जितना अपने आप को खपाएगा उतना ही वो ज्यादा निखर कर सामने आएगा। ये जो मेरे झूम के जो साथी जो 44-45 लोग हमेशा जो जुड़ते हैं, अपना जो डाटा अपना टाइम जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअली में ये चाहते हैं तो यूट्यूब से भी जुड़कर बाद में देख सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न आया तो हम रखेंगे हाथों हाथ, उसका समाधान मिल जाएगा। ये तपस्या है, और इस तपस्या में अपने आप को जो जितना तपाएगा, जो जितना खपाएगा, उसमें उतना ही निखार आएगा। ये मान के चलिए, ये मान के चलिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। 12-15 वर्षों से विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, सैलरी 1 तारीख कल आने वाली है, 1 तारीख को सैलरी भी आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। हम भी एसी रूम में बैठकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं, समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति अपना दायित्व है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस तपस्या में हमारा साथ दीजिए, इस यज्ञ में आप अपनी आहुति दीजिए, इस यज्ञ में आहुति दीजिए, तपस्या में साथ दीजिए, अपने आप को तपाइए। बहुत निखार आने वाला है। इसकी जो खुशबू है, इसकी जो महक है, वो बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए खैर हम आते हैं पीके सेन साहब जो अपनी बात को कह रहे हैं उस बात की ओर आते हैं। एक्चुअली में पूरी जो बहस चल रही है, उस बहस के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो, इस पर चर्चा चल रही है। एक विषय यह है कि राज्यपाल का चुनाव किया जाए वयस्क मताधिकार से। दूसरी बात, राज्यपाल विधान मंडल द्वारा चुना जाए अप्रत्यक्ष रूप से। तीसरी बात, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाए। पहला, राज्यपाल वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाए। इस विषय पर चर्चा हुई 1947 में, और संविधान सभा ने मान लिया कि हाँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब 1949 के आते आते अब ये महसूस किया जाने लगा कि नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में संघर्ष हो जाएगा। फिर कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया जाए, विधानमंडल के सदस्य जो हैं वो राज्यपाल का चुनाव करें। इस व्यवस्था को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है और इधर विधानमंडल से भी राज्यपाल चुना जाएगा, तो भी उनमें संघर्ष होना अपेक्षित है, लाजमी है। तब तीसरा मेथड लाया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाए। अब इसको लेकर भी तर्क वितर्क हो रहे हैं। तर्क वितर्क क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको, जिससे कि आपकी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तर्क वितर्क ये हो रहा है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा तो इसका मतलब है केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो केंद्र की मंत्री परिषद राष्ट्रपति को एडवाइस करेगी और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजेंगे, और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार हो गई तो ऐसी स्थिति में भी तो संघर्ष होगा। आप लोगों को कल बताया गया था कि कांग्रेस ही हमेशा सरकार में नहीं रहेगी। ऐसा 1949 में संविधान सभा की बहस के दौरान विभिन्न मेंबर्स ने कहा कि कांग्रेस हो सकता है कि सत्ता से बाहर हो जाए, दूसरे दल के लोग राज्यों में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष तो वहां पर भी स्वाभाविक है। दूसरी बात कही गई कि राज्यपाल को अगर आप राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवा रहे हो तो ये अलोकतांत्रिक पद्धति है, अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि केंद्र में सरकार किसी और दल की, राज्य में सरकार किसी और दल की, वहां से व्यक्ति आ रहा राज्यपाल नियुक्त होकर वो यहाँ के जो दूसरे दल की जो सरकार है उसको डिस्टर्ब करेगा।
और इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि आपने जब राष्ट्रपति की पावर्स पे जब चर्चा की तो राष्ट्रपति को तो आपने स्व विवेक की शक्तियां दी नहीं, आप राज्यपाल को स्व विवेक की शक्तियां भी दे रहे हो, और इधर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और राष्ट्रपति के पास स्व विवेक की शक्तियां नहीं है। हरमन भाई बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आ रहा है लेकिन उनके पास स्व विवेक की शक्तियां नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो रहा है और उनके पास स्व विवेक की शक्तियां। कमाल की बात नहीं लग रही है? कमाल की बात लगनी चाहिए आपको। ये तो कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये सारे कंसेप्ट जो है आपने अगर देख लिए, समझ लिए, तो इसके बाद तो भारत के संविधान के संदर्भ में आप खुद उन लोगों में से हो जाएंगे जो सुझाव दे सकते हैं सरकार को। तो ये बातें हैं, आप देख सकते हैं। विराट भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो संविधान की ओर लौटो, मैं कह रहा हूँ थैंक यू वेरी मच। नहीं, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च दस्तावेज है और उसमें आस्था रखना मेरे लिए ज़रूरी है। और ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में अगर हम कहें तो जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो उसके 3 उद्देश्य थे और वो आज भी बरकरार है। राष्ट्र की एकता स्थापित करना, लोकतंत्र की स्थापना करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। किसी व्यक्ति को किसी एक अनुच्छेद से कोई समस्या हो सकती है समय और परिस्थितियों के कारण, लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा संविधान का निर्माण जब किया गया था उस समय की परिस्थितियां क्या थी। देश की एकता स्थापित करना, कुछ प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जो राज्य सरकारों को अच्छे नहीं लगते हैं, उद्देश्य देश की एकता स्थापित करना। सामाजिक न्याय स्थापित करना, कुछ लोगों को आरक्षण से शिकायत हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार की देश में स्थितियां थी और स्थितियां हैं उस वजह से आरक्षण जैसे प्रावधान लाए गए। सामाजिक न्याय हमारा एक उद्देश्य है। कुछ अनुच्छेद बड़े अजीब से, जैसे फॉर एग्जांपल 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय भी हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि सर वयस्क मताधिकार मत लागू करो, मतदाताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखो, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास रखिए। हमारे संविधान सभा के मेंबर्स ने कहा नहीं, वयस्क मताधिकार बिना किसी भेदभाव के, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सी लिंग का है, कौन से वर्ग का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 21 वर्ष, उस समय की बात कर रहा हूं, अगर वो 21 वर्ष का है तो वोट देने का अधिकार है। ये हमारे उद्देश्य है, इसलिए संविधान की ओर लौटना चाहिए। संविधान की अगर संविधान की ओर लौटना नहीं, संविधान को अपने आप को संविधान में समाहित कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर, पीके सेन साहब जो का बात कह रहे हैं कि राज्यपाल के चुनाव के लिए जो दूसरी व्यवस्था है कि वह है कि राज्यपाल का चुनाव विधानमंडल द्वारा किया जाए, वो फिर आगे वही बात कह रहे हैं कि इससे भी संघर्ष हो जाएगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की राय से राज्यपाल नियुक्त किया जाएंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब आ रहे हैं विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा के हैं, वो बहुत सारे प्रश्न आज उठाने वाले। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के चुनाव के संबंध में अनुच्छेद 131 पर वाद विवाद के सिलसिले में मैं उन कठिनाइयों को समझ रहा हूं जो एक आम निर्वाचन में आ सकती है, जिसमें कि समूचे प्रांत में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोग भाग लेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई, विश्वनाथ दास कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर हम राज्यपाल का चुनाव करेंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, ये विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ दास जी एक महत्वपूर्ण बात और भी उठा रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं कि भाई, अब आप जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करवाने की जो व्यवस्था ला रहे हैं उसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सदैव प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? मीणा साहब बड़ा जबरदस्त प्रश्न उठाया उन्होंने कहा नेहरू जी रहेंगे क्या हमेशा प्रधानमंत्री? नेहरू जी जैसे विराट व्यक्तित्व का धनी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहा और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आया तो वो अपनी इस पावर का दुरुपयोग कर सकता है। क्या कह रहे हैं, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। मैं अपने माननीय मित्रों से ये कहूंगा कि वो भविष्य की ओर देखें। अगर ये बात होती कि हमारे नेता लोग सदा अपने पदों पर बने रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महामना व्यक्ति ही इस देश का कार्यभार संभालते रहेंगे, तो इस संदर्भ में मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या गजब की बात कही है उड़ीसा के विश्वनाथ दास ने। उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति अगर सदैव रहेंगे, अगर वो ही सत्ता में रहेंगे, तो मुझे इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करे।
लेकिन हम सब जानते हैं कि ना नेहरू जी हमेशा सत्ता में रहेंगे, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा सत्ता में रहेंगे। 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। तो इसका मतलब है परमानेंट कोई नहीं है। जब इस प्रकार के विराट व्यक्तित्व के लोग अगर सत्ता में नहीं रहेंगे, फिर सत्ता में कौन लोग आएंगे? क्या वो अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करेंगे? ऐसा विश्वनाथ दास प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भविष्य में जो लागू होने जा रही है वो क्या व्यवस्था है? भविष्य में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हम लागू करने जा रहे हैं वो पार्टी प्रणाली के आधार पर चालू की जाएगी। समाचार पत्रों में ये दावे के साथ कही गई कि हमारी व्यवस्थापिका सभा में कोई विरोधी पक्ष विद्यमान नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो चाहती है वो पास करती है। मैं इस व्यवस्था से कतई सहमत नहीं हूं और उपरोक्त राय रखने वालों के साथ हूं। इतना जरूर है कि इसकी आलोचना जो भी की जाए, पर यह एक तथ्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश और राज्य के लिए हितकर हो, इसके लिए एक सुसंगठित और सुचारू रूप से काम करने वाली पार्टी प्रणाली नितांत आवश्यक है। ऐसे हालात में जबकि पार्टी प्रणाली का अस्तित्व एक मानी हुई बात है, ये कोई नहीं कह सकता कि कौन पार्टी सत्तारूढ़ हो जाएगी। संभव है कि केंद्र में जो दल सत्तारूढ़ है उससे सर्वथा भिन्न दल किसी प्रांत में सत्तारूढ़ हो जाए। जो मैंने बात थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी थी, वही बात विश्वनाथ दास कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आज जो हमारा प्रधानमंत्री है वो विश्व के चंद महान पुरुषों में से एक है। उससे तो हम न्याय की आशा कर सकते हैं और करते हैं। उसका अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं जिसे वह सिद्ध करने का प्रयास करे। पर केंद्र में ऐसा भी प्रधानमंत्री आ सकता है जिसका अपना स्वार्थ हो। अगर राज्यपाल वही बात करना चाहता है जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र परम विधानवेता डॉक्टर सेन ने किया है और प्रांत के बहुमत प्राप्त दल के शासन में हस्तक्षेप करता है, तो यह गंभीर बात होगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, जिस पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। वो कह रहे हैं कि प्रांत में जो शासन व्यवस्था आप रखने जा रहे हैं वह पांव से गर्दन तक तो लोकतांत्रिक है, लेकिन जो सिर है वो एक तंत्रात्मक है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाला है, तानाशाही वाला व्यवस्था है। वो कह रहे हैं कि आप प्रांतों में जिस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हो वो पांव से लगाकर गर्दन तक तो क्या है, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन जैसे ही उसका जो सिर आता है वो तानाशाही वाला हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद वाली जो व्यवस्था है उसकी हम पुनरावृत्ति क्यों करना चाह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करे, पर प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को कहेगा उसी को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और ये व्यवस्था कभी भी लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? विश्वनाथ दास, जो कहाँ के हैं, जो उड़ीसा के हैं। इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में वो कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि राज्यपाल किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है जबकि वो इलेक्टेड नहीं है, ऐसी बात हो रही है। फिर वो कह रहे हैं, एक बात, जबरदस्त बात कह रहे हैं विश्वनाथ जी, बहुत ध्यान से सुने, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्वनाथ जी एक बात कह रहे हैं कि भाई 1947 में हमने ये प्रस्ताव पारित किया था, इस अनुच्छेद को स्वीकार किया था कि राज्यपाल का जो है चुनाव होगा। आज की बैठक में कुछ सदस्य इसलिए नहीं आए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की बैठक में कुछ सदस्य इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगता है अरे वही तो अनुच्छेद पारित करना है, उनको पता है कि पहले वाला अनुच्छेद ही पारित करना था, क्या करना आज बैठक में जाकर, ऐसा विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से ये उन सदस्यों के प्रति अन्याय होगा जो आज अनुपस्थित है, ये समझते हुए कि संविधान में अब कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं कि संविधान सभा की आज की बैठक में बहुत सारे मेंबर्स इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगता है कि वही तो अनुच्छेद है जो आज पारित करना है, तो हमने इसको मंजूर कर लिया, वही पारित हो, अब आपने यू टर्न ले लिया, तो बहुत सारे मेंबर्स तो आप आए नहीं आज के दिन। ठीक है, मगर हम जी सुन रहे हैं मेरी बात को, कई लोगों को, हमारे मित्रों को भी लगता होगा ना, कह रहे सर कल भी राज्यपाल की बात कर रहे थे, आज भी राज्यपाल की बात है, उसी बात को तो आगे बढ़ाना है, इसलिए क्यों आना है, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे दिमाग में आ सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं ये अन्याय है, आप तो आज नई बात करने लग गए, आप तो कह रहे हैं नहीं अब निर्वाचन नहीं होगा, अब तो वो नियुक्त होगा, ये तो नई बात हो गई, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अध्यक्ष अब क्या कह रहे हैं, इस आशा में कि उसके मत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी सदस्य को अनुपस्थित होने का अधिकार नहीं है।
हर सदस्य से यही आशा की जाती है कि वह अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, या और उसका यह अधिकार है। संविधान सभा का जब वो मेंबर है तो उसे आना चाहिए। विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं, अध्यक्ष साहब, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं और साथ ही उस सदस्य का भी कृतज्ञ हूं जिसने मेरी बात का विरोध किया, पर यह सोचना कि जब सभा में मसौदे की किसी बात पर एक बार पूरी तरह से विचार हो चुका है तो पुनः उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्या गलत नहीं होगा ये? तो एल कृष्ण स्वामी भारती जी बोल रहे हैं बिल्कुल ही गलत होगा। तो अन्य माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर गलत नहीं है तो फिर आप आए क्यों? अगर गलत नहीं है तो फिर आप आए क्यों? तो विश्वनाथ दास जी जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे मित्र मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ आया ही क्यों, हम सब यहाँ आए क्यों, इसे वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, अस्तु इस भाष्य को मैं मानकर मैं चलने को तैयार नहीं हूँ। इस प्रश्न के संदर्भ में मेरी क्या अनुभूति है उसे मुझे व्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप यू टर्न लेते हैं वो आपकी मर्जी है, जो मेरे मन में आया वो मैंने विचार रख दिए। आज संविधान सभा में एक महिला सदस्य भी अपने विचार रखने जा रही है, नाम है जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई आज अपने विचार रखने जा रही है। आप जानते हैं हमारी संविधान सभा की 15 महिला सदस्य, इन 15 महिला सदस्यों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा में उन 15 महिला सदस्यों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थी जी दुर्गाबाई, मद्रास से। जी दुर्गाबाई वही सदस्य है जो नियम समिति की भी मेंबर थी। और आप जानते हैं कि संविधान सभा की शुरुआत में जो पहली समिति बनी थी वो रूल्स कमेटी बनी थी। जी दुर्गाबाई वॉज द ओनली विमेन मेंबर इन दैट कमेटी, एकमात्र महिला सदस्य थी जी दुर्गाबाई। और आप ये भी जानते हैं कि जब जब नियमों में बदलाव बाद में किया गया उन सब के लिए प्रस्तावक के रूप में आपको कोई नजर आएगी तो वो है जी दुर्गाबाई। आज जी दुर्गाबाई राज्यपाल की नियुक्ति, मनोनयन और निर्वाचन के संदर्भ में क्या विचार रख रही है देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन क्या होता है भाई अरमान भाई? फर्स्ट वुमेन क्या होता है? फर्स्ट नहीं है, अकेली है। फर्स्ट का मतलब तो सेकंड भी होता है। आप जब ये कहते हो कि मैं क्लास में फर्स्ट आया, इसका मतलब कोई सेकंड भी तो आया होगा, कोई थर्ड भी तो आया होगा। फर्स्ट वुमेन नहीं कहिए, अकेली महिला है जो नियम समिति के सदस्य थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अकेली का कहने का मतलब है कि और कोई महिला नहीं थी। ठीक है अरविंद भाई, मैसेज डिलीट कर दिया तो जल्दी से, अच्छा हुआ। चलिए जी दुर्गाबाई क्या कह रही है? अध्यक्ष महोदय, अरे भाई देखिए हमारे संविधान में यही खूबसूरती है, शब्दों की जादूगरी है। यहाँ तो संविधान में शब्दों की जादूगरी, आप देखिए ना कितने घंटों घंटों बहस हुई कि राष्ट्रपति का अनुमोदन शब्द रखा जाए या राष्ट्रपति का परामर्श शब्द रखा जाए, घंटों घंटों बहस हुई। क्यों मीणा साहब, सही कह रहा हूं ना? अब आप अगर फर्स्ट वुमेन रखते हैं कि नियम समिति की पहली महिला सदस्य थी, तो आप मुझसे अगला प्रश्न पूछ सकते हैं फिर सेकंड कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन नहीं, अकेली महिला, ऐसा शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है जी दुर्गाबाई। अध्यक्ष महोदय, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ी हो रही हूं जिसे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने पेश किया। जी दुर्गाबाई कह रही है कि जो प्रस्ताव ब्रजेश्वर प्रसाद ने रखा मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, ब्रजेश्वर प्रसाद ने कौन सा प्रस्ताव रखा? बताओ, ब्रजेश्वर प्रसाद ने कौन सा प्रस्ताव रखा? यूट्यूब वाला आप ही बताओ यार। ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्ताव ये रखा था, यस, कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसी प्रस्ताव पे तो सारा चर्चा चल रही है। तो जी दुर्गाबाई कह रही है कि मैं उसका समर्थन करती हूं, मैं उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करूंगी। एक अरसा तक मेरी भी ये राय थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली इस संदर्भ में अन्य प्रणालियों के मुकाबले अच्छी होगी, पर अब इस संदर्भ में मैंने अपनी राय बदल दी है। जिन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि राज्यपाल को मनोनीत या नियुक्त करने का जो सुझाव इस संशोधन में रखा गया वह हमारी वर्तमान परिस्थितियों में अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अच्छा है, उनमें से एक मैं भी हूं। जी दुर्गाबाई भी ये कह रही है कि मैं भी ये चाहती हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। शुरुआत में मैं भी उन लोगों में से थी जो ये कहती थी कि राज्यपाल जो है उनका चुनाव होना चाहिए, ऐसा जी दुर्गाबाई कह रही है। अब जी दुर्गाबाई कह रही है
कि नहीं, मैं भी चाहती हूं कि राज्यपाल का क्या किया जाए, नियुक्ति की जाए राष्ट्रपति के द्वारा। जो लोग मनोनीत राज्यपाल की नियुक्ति के पक्ष में हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि इस व्यवस्था से एक बहुत ही सुखद और उपयोगी परंपरा चालू हो जाएगी कि इस बारे में प्रांत के मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, खासकर जो पॉलिटी में, संविधान में, भारत की राज व्यवस्था में अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू नो द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आई थिंक इफ यू विल सी द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 155, you will find there that governor is appointed by the president of the India. In practically we have parliamentary system of the government. That's why all the appointments जो किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा on the advice of the council of ministers किए जाते हैं. I think we all of are aware about it. राज्यपाल की नियुक्ति 75 साल से जो हो रही है वो अपने आप में एक विवाद का विषय है और पिछले 2 दिन से हम इस विषय को पढ़ भी रहे हैं। आप देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है उसके परामर्श पर, उसकी सलाह पर की जाती है। अगर दूसरे दल की यहाँ पर सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल और वहाँ की राज्य सरकार के बीच में संघर्ष जारी रहता, हम लोग जानते हैं। एक आयोग हुआ था, उस आयोग ने यह कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कीजिए। दैट वॉज सरकारिया कमीशन, दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1983। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1983 में RS सरकार की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की गई थी, सेंटर और स्टेट के रिलेशन की जांच करने और इस संदर्भ में सुझाव देने, रिकमेंडेशन देने के लिए। सरकारिया कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी और कहा कि अनुच्छेद 155 में आप संशोधन कीजिए और वहां पर यह लिख दीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने के पश्चात की जाएगी। गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद द कंसर्निंग चीफ मिनिस्टर। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति की जाएगी। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर इस सिस्टम को अपना लिया जाए, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत यह संशोधन कर दिया जाए और राज्यपालों की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने के पश्चात अगर राष्ट्रपति करना शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत में बहुत बेहतर ढंग का संघात्मक शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। जी दुर्गाबाई भी आज अपने उद्बोधन में इसी के संदर्भ में उल्लेख कर रही है। वो कह रही है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाएगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श करने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही इस संदर्भ में कोई सुखद परंपरा डेवलप की गई। इस संदर्भ में कोई परंपरा भी नहीं है, तो इस वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। क्या कह रही है जी दुर्गाबाई? वो कह रही है कि इस व्यवस्था में एक बहुत ही सुखद और उपयोगी परंपरा ये चालू की जाएगी कि इस बारे में प्रांत के मुख्यमंत्रियों से परामर्श लिया जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि ये परंपरा चालू हो चुकी है और अब विकास पाती जा रही है। जब भी कहीं गवर्नर की नियुक्ति करनी होती है तो उस प्रांत के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से परामर्श लिया ही जाता है। जी दुर्गाबाई 1949 में जो हो रहा है उस समय की बात कर रही है। आप जानते हैं उस समय कांग्रेस सरकार में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। भले ही आम निर्वाचन होने बाकी थे, लेकिन नेहरू जी के नेतृत्व में ही देश की सरकार चल रही थी। कई सारे प्रांतों में भी राज्य सरकारों का अस्तित्व था, कई सारे प्रांतों में गवर्नर्स हुआ करते थे। जी दुर्गाबाई उस समय की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श किए जाने की परंपरा विकसित हो गई है। लेकिन ये परंपरा है कहाँ, है क्या? अभी कहीं पर भी ये परंपरा आपको दिखाई नहीं दे रही है और यही केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे संविधान निर्माता जो चाहते थे, अगर उस बात को अगर हम अपना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच में राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में जो विवाद है उसका समाधान किया जा सकता है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, ये बात संविधान में क्यों नहीं लिख देते? तो क्या हर बात संविधान में लिखी जाए? हर बात संविधान में लिखी जाए क्या? हर बात संविधान में लिखी जानी नहीं चाहिए। वैसे भी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अरे कितनी बातों को आप लिखोगे? कुछ बातें तो आप परंपराओं पर छोड़िए ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में सारी बातें संविधान में लिखी हुई नहीं होती है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में बहुत सारी बातें परंपराओं पर निर्भर करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में बहुत सारी बातें शिष्टता पर निर्भर करती है। इसलिए हर बात लिखी नहीं जानी चाहिए, लेकिन हम इसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ रही है। अब आ रहे हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना। सुजीत भाई, हाँ, इंग्लैंड में बहुत सारी परंपराएं हैं, सही कह रहे हैं सुजीत भाई, इंग्लैंड में बहुत सारी परंपरा है। वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल इंग्लैंड है, और उसकी वजह यही है कि इंग्लैंड में बहुत सारी परंपराएं विकसित हुई है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, आप जानते हैं संविधान सभा में कई सारे प्रोफेसर थे, उनमें से एक प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी है। क्या कह रहे हैं? संयुक्त प्रांत से आते हैं, क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं इस खंड को संविधान के महत्वपूर्ण खंडों में से एक मानता हूं। हमने अपने संविधान की जो रूपरेखा तैयार की है वो ब्रिटिश संविधान के आधार पर तैयार की है। ब्रिटिश संविधान में एक सम्राट की व्यवस्था है, और अपने संविधान में उसकी जगह हमने राष्ट्रपति रख दिया है। संविधान में सम्राट के कोई प्रकार्य नहीं दिए गए, वह एक शून्य के समान है, पर एक ऐसे शून्य के समान है जो कि अंकों के दाहिनी ओर है। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि इंग्लैंड की राजनीति में सम्राट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वहां की राजनीति पर उसका एक प्रबल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि जब हम अपना संविधान ही ब्रिटिश संविधान के आधार पर बना रहे हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपालों को हमें वही महिमा देनी चाहिए जो इंग्लैंड में सम्राट को प्राप्त है। मैं जानता हूं कि अगर जनता द्वारा उसका निर्वाचन होता है तो उनमें से बहुत से, अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी एक बहुत गजब की बात कह रहे हैं। बात थोड़ी सी व्यक्तिगत भी हो सकती है, बुरा भी लग सकता है। वो कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि अभी हमारे देश में जिन जिन राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो रखे हैं, सुनना बहुत ध्यान से, जिन जिन राज्यों में अभी राज्यपाल नियुक्त हो रखे हैं उन्हें जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, और अगर निर्वाचन की व्यवस्था कर दो तो उनमें से कोई भी जीत कर नहीं आ पाएगा। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। वो खुद अपने राज्य का भी उल्लेख करेंगे। इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है, वो कह रहे हैं कि अगर ये पद्धति जारी रखी जाए तो इससे ये होगा कि ब्रिटिश नमूने के आधार पर निर्मित अपने संविधान का जो मूल उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हम एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को सब अधिकार दे देते हैं तो चाहे वो व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और फिर ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के समान ही श्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं कि आप इस प्रकार का पावर क्यों दे रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति के संदर्भ में बात चल रही है, और राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे, इस संदर्भ में बात चल रही है। और प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मूल संविधान के अंतर्गत जो बात रखी कि भाई राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए, वही बात को मंजूर कर लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम किया जा रहा है। अब आ रहे हैं के.एम. मुंशी जी। के.एम. मुंशी जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर है। के.एम. मुंशी जी, मैंने आज आपको पहले से ही कह दिया कि के.एम. मुंशी जी आज बोलेंगे, आज टी.टी. कृष्णमाचारी जी बोलेंगे, आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी बोलते हुए आपको दिखाई देंगे, मोहम्मद सादुल्ला जी भी आपको बोलते हुए दिखाई देंगे, आज कई सारे लोग आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब के मुंशी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बहस में इस मौके पर मैं दखल नहीं देता, पर माननीय मित्र श्री विश्वनाथ दास ने जो बातें कही है उन्हीं की वजह से मुझे दखल देना पड़ रहा है। अगर इस समय सभा के सामने इस नए संशोधन के संबंध में सारी स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया तो मुझे डर है कि संभवतः उन बातों का गलत अर्थ ले लिया जाएगा। चूंकि के.एम. मुंशी जी खुद प्रारूप समिति के मेंबर हैं, शुरू से ही वो मेंबर हैं, तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1947 में हमने निर्वाचन की पद्धति और 1949 तक आते आते हमने नियुक्ति की जो पद्धति अपनाई है उसके पीछे कारण क्या है। वो बता रहे हैं, कारण जरा देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि सदस्यों को याद होगा कि सन 1947 में इस प्रश्न पर संघ संविधान समिति और प्रांतीय संघ संविधान समिति
की संयुक्त बैठक में विचार किया गया था, उस समय दो परस्पर विरोधी मत थे। एक बात ये बात है कि संविधान सभा के प्रारंभिक काल की, तो हमने शुरू में इस प्रकार का सिस्टम लागू किया था, उस समय की परिस्थितियां क्या थी उसका उल्लेख कर रहे हैं के मुंशी जी। और फिर अब हमने निर्वाचन की जगह पर मनोनयन या नियुक्ति का जो सिस्टम लाया, वो क्यों लाया उसका वो उल्लेख कर रहे हैं के मुंशी जी। चूंकि के मुंशी जी खुद प्रारूप समिति के मेंबर है, तो इन बातों को बहुत बेहतर ढंग से रख सकते हैं कि हमने ये परिवर्तन क्यों किया। अब आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के वो प्रधानमंत्री हैं और वो उस समय में अक्सर हमको संविधान सभा में हस्तक्षेप करते दिखाई देते हैं जब संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के बीच में किसी विषय को लेकर मतभेद गहरा हो जाता है। क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जरा देखिएगा। संयुक्त प्रांत से हैं वो। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर इतने भाषण हो चुके हैं कि सभी तर्क जिसके कि प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में कल्पना की जा सकती है वह सभा के सामने शायद रखे जा चुके हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मैं और क्या कह सकता हूं। किसी निर्णित प्रश्न पर फिर विचार करने में सभा को जो थोड़ी हिचकिचाहट है उससे मैं अच्छी तरह से समझता हूं, और ऐसी हिचकिचाहट होना ठीक ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि संविधान सभा में एक विषय पर चर्चा हो गई, उस पर निर्णय ले लिया और अब हम उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और इस पुनर्विचार के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों को कुछ ऑब्जेक्शन है, उनको कुछ हिचकिचाहट है। वो कह रहे हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है और ये ठीक भी है। यानी ये ठीक उसी तरह से बात कह रहे हैं नेहरू जी। एक्चुअली नेहरू जी का डेमोक्रेसी में बड़ी आस्था थी। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा के जो मेंबर्स कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हिचकिचाहट ठीक है क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर निर्णय ले रहे हैं जिस पर हम पहले निर्णय ले चुके हैं और अब यू टर्न कर रहे हैं। फिर भी हमने जब पहले इस पर विचार किया था तब क्या देश की सूरत थी, हमें उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमने इससे पूर्व 1947 में इस पर विचार किया था जब मेरे माननीय साथी उप प्रधानमंत्री ने उसे सभा के सामने रखा था और सभा ने उस समय मंजूर कर लिया था। तब से आज करीब 2 साल बीत चुके हैं और इन 2 सालों में यहाँ की स्थिति में एक बड़ा भारी परिवर्तन आया। और अगर हम किसी प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहते हैं जो 2 साल पहले हुआ है, जो कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ऐसा करना आश्चर्यपद नहीं होना चाहिए। नेहरू जी कह रहे हैं कि देश की परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए किसी को इस विषय पर ज्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ये महसूस किया है कि मनोनीत राज्यपाल रखने का जो प्रस्ताव है वह संविधान की वर्तमान स्थिति में सभी दृष्टियों से वांछनीय है। ये व्यवस्था व्यवहारिक दृष्टि से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दृष्टि से भी वांछनीय है और ग्रहण किए जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि राज्यपाल तो ऐसा ही व्यक्ति हो जो प्रांत की जनता को मान्य हो, वहां की सरकार को मान्य हो और जो प्रांत के सत्तारूढ़ दल का अंग भी ना समझा जाता हो सकता है कभी कभी। अब देखिए, कल भी मैंने आप लोगों के सामने एक बात रखी थी और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या किसी व्यक्ति को खुद के राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है क्या। मैंने कल भी आप लोगों को कहा कि संविधान में इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, संविधान में ऐसा कोई निर्बंधन नहीं लगाया, लेकिन हमने ये जरूर परंपरा विकसित की है कि कभी भी किसी व्यक्ति को खुद के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाए। हालांकि इसके 1-2 अपवाद हैं। जैसे कल भी मेरे एक मित्र ने यहाँ लिखा था कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान में राज्यपाल बनी। हालांकि राजस्थान में उनका ससुराल था, लेकिन ससुराल होना घर ही होना होता है। इसके अलावा धर्मवीर जी को वेस्ट बंगाल में राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन रोक नहीं है संविधान में। पंडित नेहरू आज संविधान सभा में इस विषय पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि कभी कभी प्रांत का ही कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन करा दिया जाए। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहते हैं कि प्रांत का आदमी उस जगह इस पद पर रखा ही नहीं जाएगा, पर सभी बातों को ख्याल करते हुए प्रांत के बाहर के किसी व्यक्ति को, प्रख्यात व्यक्ति को, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने राजनीति में कोई जबरदस्त पार्ट ना लिया हो इस पद पर रखना वांछनीय होगा। क्या बात कही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को खुद के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करें, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं हम राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो कभी राजनीति में पार्ट ना लेता हो और उस राज्य से
उस जो बाहर का व्यक्ति हो और प्रख्यात व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए। चंद्रवीर भाई क्या कह रहे हैं? जी सर, बनाया नहीं जा सकता क्योंकि वह अपने राज्य की राजनीति के हितों को प्रभावित कर दें, लेकिन बनाने पर कोई प्रतिबंध भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लगा रखा है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब बातें आपके सामने रखी जा रही है और मुझे लगता है कि इसके बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। फिर नेहरू जी आगे अपनी बात को कहते कहते अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो शब्द है उस पर भी बात कर। अब आ रहे हैं संविधान सभा के एक मेंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। अब देखिए, वो संविधान सभा के मेंबर हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना कि वो प्रारूप समिति के भी मेंबर हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। मोहम्मद सादुल्ला जी के बारे में आपने कुछ दिन पहले भी थोड़ा सा पढ़ा, जाना, सुना। मोहम्मद सादुल्ला जी प्रारूप समिति के मेंबर है, लेकिन जब पृथक निर्वाचन प्रणाली और अल्पसंख्यकों के विधानमंडल और संसद में आरक्षण के विषय पर जब चर्चा हो रही थी तो मोहम्मद सादुल्ला जी ने उसका समर्थन किया कि नहीं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। यानी प्रारूप समिति के 7 मेंबर में से एक मेंबर ऐसे भी थे जो उस अनुच्छेद के संदर्भ में बात कर रहा हूं जो विरोध में थे। आज मोहम्मद सादुल्ला जी प्रारूप समिति के एक मेंबर है। आज इस विषय पर क्या कह रहे हैं? विषय है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। विषय है कि हमने संविधान सभा में एक बार ये निर्णय ले लिया था कि राज्यपाल का निर्वाचन कर दिया जाएगा, तो अब इसमें बदलाव क्यों लाया गया? मोहम्मद सादुल्ला जी जो प्रारूप समिति के एक मेंबर है, क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, बहस में प्रधानमंत्री के दखल दे देने से पासा बिल्कुल पलट गया है। नेहरू जी की क्या शख्सियत है उसके बारे में वो कह रहे हैं, और मेरा उनके खिलाफ बोलना बेकार है। फिर भी मैं अपने सिद्धांत का पालन करने के लिए और सभा से देश की जो विशाल जनता है उसके ख्याल से मैं ये जरूर कहूंगा कि इस मसले पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए, पूरी तरह से विचार होना चाहिए। ये संशोधन जिस पर की अभी बहस हो रही है, एक ऐसा संशोधन है जो संविधान के मसौदे की बुनियादी बातों को ही बदल देता है, ऐसा सादुल्ला जी कह रहे हैं। संविधान सभा के आदेशानुसार संविधान निर्माताओं ने प्रांतीय राज्यपालों को चुनाव के आधार पर रखने का प्रावधान किया था, पर वर्तमान संशोधन चुनाव की बुनियादी बात को ही खत्म कर देता है और यह कहता है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह संशोधन एक बुनियादी बात से ताल्लुक रखता है, इसलिए हमें इस पर खूब शांत होकर विचार करना चाहिए। खास करके इसलिए कि इस संशोधन के जरिए संविधान सभा का पहले का निर्णय रद्द हो जाता है। जहां तक कि प्रांतों के राज्यपाल का संदर्भ है, निर्वाचित व्यक्ति रखने में या मनोनीत व्यक्ति रखने से क्या हानि लाभ है, इसका हमें एक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए। संशोधन के समर्थक 3 बातों पर जोर देते हैं, जिसके कारण उनका विश्वास है कि नियुक्ति संबंधी व्यवस्था ज्यादा अच्छी होगी। उनकी 3 बातों को एक एक करके मैं बता देता हूं। उनका पहला तर्क है कि प्रांत का मुख्यमंत्री एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और अगर राज्यपाल भी निर्वाचित रहेगा तो इससे प्रांतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में बाधा पहुंचेगी और ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस तर्क के प्रत्येक शब्द का मैं विरोध करता हूं। आज देश में कई राजनीतिक दल है, पर शासन चल रहा है एक दल का, पर शासन चल रहा है एक दल का, ऐसा मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं। एक मेंबर है महावीर त्यागी जी, वो कह रहे दुनिया में ऐसा ही होता है। वो कह रहे पूरी दुनिया में एक ही दल का तो शासन चलता है। एक्चुअली में मोहम्मद सादुल्ला जी ये कह रहे हैं एक दल की मोनोपोली है, और महावीर त्यागी जी कहते हैं सरकार तो एक दल की ही बनती है, इसमें अलग बात क्या है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी वापस जवाब दे रहे हैं, श्री त्यागी के हस्तक्षेप से मैं विषय अंतर में नहीं पढ़ूंगा। मैं इस तर्क के प्रत्येक शब्द के लिए चुनौती देता हूं। आज देश का शासन चला रही है यहां की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी। निर्वाचन को व्यवस्था रखने पर अधिक संभव यही है कि प्रांत का मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही एक दल के व्यक्ति होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि प्रांत का शासन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमेशा मिलकर ही काम करेंगे। फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र पूर्णतः एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र हो, एक ऐसा गणराज्य हो जहां इस विचार का पोषण प्राप्त हो कि देश की शासन व्यवस्था में नागरिकों की आवाज रहनी चाहिए। मोहम्मद सादुल्ला जी अपने पक्ष में तर्क दे रहे, वो कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल का निर्वाचन होता है तो राज्य में जिस दल की सरकार होगी उसी दल का तो व्यक्ति राज्यपाल चुनकर आएगा।
जब एक ही दल का व्यक्ति राज्यपाल होगा, एक ही दल का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तो लड़ाई किस बात की है? ऐसा मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं। अब मोहम्मद सादुल्ला जी आगे क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं कि दूसरा तर्क ये दिया गया, क्या तर्क दिया गया कि साहब राज्यपाल का भी अगर आप चुनाव कराओगे तो खर्चा बहुत होगा, और देश में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए अलग से व्यवस्था, राज्यपाल के चुनाव के लिए अलग से व्यवस्था, तो खर्चा कितना होगा? मीणा साहब, पिछले 6-7 महीने से, साल भर से देश में एक चर्चा चल रही है समानांतर चुनाव की। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो, इस बात की चर्चा चल रही है, आपने सुना होगा। मोहम्मद सादुल्ला जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं निर्वाचन व्यवस्था के विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह की गई और एक होवा खड़ा किया गया कि उससे खर्चा बहुत होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं होवा शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि प्रांतों के निर्वाचन में जो खर्चा आएगा, मुख्यमंत्री और विधानसभा के चुनाव में जो खर्चा आएगा, राज्यपाल का निर्वाचन भी उसी के साथ हो जाएगा और उसके लिए एक एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं निर्वाचन को मैं 1911 से ही करीब करीब 40 वर्षों से देखता आ रहा हूं। मैंने ये देखा कि जब भी आम चुनाव होता है तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव साथ में हो जाता है। संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव 1911 से हमारे देश में साथ में हो रहा है, ऐसा वो मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं। तो ये चुनाव भी साथ साथ में हो जाएगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा खर्चा कहां से आएगा? वो कह रहे हैं कि खर्चा होने वाली बात समझ में नहीं आई। हम सब जानते हैं, आशीष भाई मेरे हिसाब से मेरी बात को समझोगे, हम सब जानते हैं कि जब भी हम एक देश एक चुनाव की बात जब करते हैं तो एक तर्क ये दिया जाता है कि बाय द वे किसी मेंबर का निधन हो गया तो, किसी मेंबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो, या फिर उसको मेंबरशिप ले ली गई तो उपनिर्वाचन करवाना पड़ता, बाई इलेक्शन करवाने पड़ते। तो फिर एक देश एक चुनाव कैसे संभव होगा? अक्सर हम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार के तर्क देते हैं। ये तर्क हम और आप नहीं दे रहे, ये तर्क संविधान सभा में सत्यनारायण जी सिन्हा ने दिया। कि आप कह रहे हो कि साथ साथ चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के, विधानसभा के, उस समय की बात कर रहा हूं। तो सत्यनारायण जी सिन्हा जो कि बिहार के, वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ तो, ये सिन्हा जी कह रहे हैं 31 मई 1949 को संविधान सभा में सिन्हा जी कह रहे हैं कि अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ तो मोहम्मद सादुल्ला जी क्या कह रहे हैं? मैं आम चुनाव की बात कर रहा हूं जो नियमानुसार करना ही होगा, और आप कह रहे हैं बाई इलेक्शन की बात। तो ये तो एक अपवाद है, एक अपवाद के आधार पर आप किसी आम सिद्धांत को खराब नहीं बता सकते। इसलिए मैं पूरे जोर के साथ कहूंगा कि राज्यपाल का निर्वाचन का कोई खर्चा ज्यादा नहीं होने वाला, साथ साथ चुनाव हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की बातें मोहम्मद सादुल्ला जी के द्वारा कही जा रही है। मोहम्मद सादुल्ला जी आगे क्या कह रहे हैं? हमारे एक भाई ने अभी एक मैसेज किया कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी कहा कि संविधान सभा में एक दल का बहुमत था। बिल्कुल, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने कहा संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भारत। उस समय के लिए कह रहा हूँ, उस समय के लिए कह रहा हूँ। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। ये बात ठीक है। आगे जरा देखिए मोहम्मद सादुल्ला जी क्या कह रहे हैं। वो कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं? कांग्रेस इस महान दल के सदस्यों की इस प्रश्न पर एक राय नहीं है, और यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बुनियादी प्रश्न है जिसमें हर सदस्यों को अपना व्यक्तिगत मत देने की आजादी रहनी चाहिए। अब मोहम्मद सादुल्ला जी एक बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस दल का संविधान सभा में बहुमत है, उस दल के सदस्यों में भी एक राय नहीं है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए या उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। एक राय वहां पर भी नहीं है। और वो आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक व्हिप जारी किया जाता है संविधान सभा के मेंबर्स के लिए, और उस व्हिप के तहत संविधान सभा के सदस्य वही करते हैं जो कांग्रेस पार्टी कहती है। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। इस महान दल के सदस्यों की इस प्रश्न पर एक राय नहीं है, और यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक बुनियादी प्रश्न है जिसमें हर सदस्य को अपना व्यक्तिगत मत देने की आजादी रहनी चाहिए। पर हो क्या रहा है श्रीमान? एक आज्ञा पत्र जारी किया गया पार्टी की तरफ से कि सभा के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह कांग्रेस दल का सदस्य हो या ना हो, वह आदेश पत्र बांटा गया कि हर कांग्रेस के सदस्य को इसके पक्ष में वोट देना। आगे वो कहने वाले होते हैं कि रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? एल कृष्णस्वामी भारती जी के द्वारा। आप एक पार्टी की बात यहां नहीं कर सकते हो। संविधान सभा में संविधान के निर्माण का काम चल रहा है और आप एक पार्टी की बात यहां पर क्यों कर रहे हो? ऐसा
प्रश्न करते हैं सादुल्ला जी से। सादुल्ला जी क्या जवाब दे रहे हैं जरा देखिएगा। और आप एक पार्टी की बात करके अपने कायदे से बाहर जा रहे हो। तो मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं, अरे वो कायदा जो आप कह रहे हो ना कि कायदे से मैं बाहर जा रहा हूं, जिस आदेश की मैं बात कर रहा हूं वो तो संविधान सभा में ही बांटा गया और मुझे भी दिया गया। ऐसा मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें संविधान सभा में चल रही हैं। फिर मोहम्मद सादुल्ला जी को अध्यक्ष आप टोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पार्टी की बात मत कीजिए, अपने विषय तक ही अपने आप को सीमित रखिएगा। तो मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी बात को इसलिए नम्रतापूर्वक कह रहा हूं ताकि मेरी बात नोट हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ियां उसको जान सके कि मेरे विचार इस संदर्भ में क्या थे। ऐसा वो कह रहे हैं। फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए, टेक्निकल टीम फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। तो इस प्रकार की बातें आपके सामने रखी जा रही है। आप देख सकते हैं अलग अलग मेंबर्स क्या विचार रख रहे हैं। क्या हो रहा है? टीटी कृष्णमाचार्य जी भी जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो भी प्रारूप समिति के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हालांकि आप जानते हैं कि टीटी कृष्णमाचार्य जी शुरू से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डीपी खेतान साहब का निधन हो गया था, बीएल मित्र साहब ने प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में 2 नए मेंबर बनाए गए थे, उनमें से एक टीटी कृष्णमाचार्य जी थे और एक माधव राव थे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फीडबैक लिंक शेयर कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज मज़ा आएगा। आज मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि प्रश्न का जवाब तो शुरुआत में है। अब क्या करेंगे, अब तेरा क्या होगा। और शुरुआत में तो लोग कम थे जुड़े हुए, दिक्कत तो आएगी, आने दीजिए दिक्कत। तो इस प्रकार के जो वाद विवाद है वो आपके सामने रखे गए। जब ये बात हो रही हो उसी समय सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे भाई बहुत चर्चा हो गई है, अब इस वाद विवाद को शांत किया जाए। ऐसा सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे वोट करवा दो, अब बहुत ज़्यादा इस विषय पर वाद विवाद हो गया। तो जैसे ही वो ऐसा कह रहा है कि बी दास जो कि उड़ीसा से संविधान सभा के मेंबर है, वो कह रहे हैं मैं भी बोलना चाहता हूँ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं इससे पहले कि वाद विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव पेश हो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा श्रीमान कि मुझे भी चंद बातें कहने का मौका दिया जाए। यद्यपि ये तय है कि मैं संशोधन के पक्ष में ही बोलूंगा। वो लालच दे रहे कि मुझे बोलने दो, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ और चिंता मत करो, मैं संशोधन के पक्ष में वोट दूंगा, पक्ष में ही बोलूंगा, मुझे बोलने दिया जाए। तो पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहेंगे कि जब आपको पक्ष में ही बोलना है तो फिर बोले ही मत। जब आपको पक्ष में ही बोलना है तो फिर बोलने की जरूरत क्या है। मैं तो विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसा तर्क दे रहे हैं, क्या तर्क में दम है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कहें, जैसे मैं आप लोगों को जूम से एक दिन जोड़ा था, एक दिन और जोड़ूंगा अभी, तो आप मुझे कहें कि मुझे जोड़ो सर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं और मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं। तो आप मुझे एक तरह से लालच दे रहे हैं कि आप मेरी प्रशंसा करेंगे इसलिए मैं आप लोगों को जूम पे जोड़ दूं। तो मेरा तर्क ये होना चाहिए, जब आप मेरी प्रशंसा ही करेंगे तो फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो सजेशन दीजिए, अगर आप सजेशन दे सकते हैं तो मैं जोड़ूं तो बड़ा फिर अच्छा लगता है। फिर आप नाराज हो जाएंगे कि सर क्या है, मैं तो आपकी प्रशंसा करना चाह रहा था, आपने मुझे जोड़ा ही नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अरे मुझे बोलने दीजिए, बी दास कह रहे हैं मैं आपके संशोधन के पक्ष में बोलूंगा। तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं, जब आप संशोधन के पक्ष में ही राय देंगे तो फिर संशोधन के विरुद्ध में बोलने का क्या लाभ है। मैं ऐसी बातों की अनुमति नहीं दे सकता। आप कह रहे हैं कि मैं पक्ष में ही बोलूंगा, मैं संशोधन का पक्ष ही लूंगा, संशोधन के पक्ष में वोट दूंगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब आप पक्ष में ही बोलेंगे तो फिर बोलने का फायदा क्या है। तो बी दास कह रहे हैं कि आप इस तरह से बंदिशें मेरे ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं ये बंदिशें मैंने नहीं लगाई, ये आपने लगाई है खुद के ऊपर। आपने खुद नहीं कहा मैं पक्ष में बोलूंगा, तो इसलिए मैं तो आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। संविधान सभा में इस तरह की भी बातें होती थी। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब आए, वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इस संशोधन पर एक लंबी बहस हुई और मैं समझता हूं कि अब कोई लंबी
स्टेटमेंट मुझे देना जरूरी नहीं है। मैं दो बातों को स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तो सभा को मैं बता देना चाहता हूं कि इन दो विकल्पों में से जो मसौदा समिति ने सामने रखे हैं, देखिए एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं, इस मुद्दे पर संविधान सभा की प्रारूप समिति ने क्या लाइट चली गई? कोई बात नहीं, अपने पास तो है। इस मुद्दे पर प्रारूप समिति ने खुद ने दो विकल्प रखे थे। प्रारूप समिति ने खुद ने कोई ये नहीं कहा था कि यह अनुच्छेद फाइनल है। उन्होंने खुद ने दो विकल्प सामने रखे थे कि या तो ये अपनाओ या फिर ये अपनाओ। तो प्रारूप समिति ने खुद ने इस प्रकार का काम किया था। चलिए, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने भी अपनी बात को यहां पर क्लियर कर दिया कि भाई हम क्या चाह रहे हैं। अब संविधान सभा में वोटिंग होगी किस विषय पर? जो अलग अलग संशोधन रखे गए। एक संशोधन था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और वारंट के साथ नियुक्त करेगा, संशोधन स्वीकार हो गया। एक संशोधन क्या था? हाँ, यही संशोधन था जिसको स्वीकार कर लिया, और इसके पश्चात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इस संदर्भ में एक वारंट जारी करेंगे। ये अनुच्छेद अब अस्तित्व में आ गया, और आप जानते हैं कि वर्तमान संविधान के जो प्रावधान है अनुच्छेद 155, उसमें यह सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट अनुच्छेद आ रहा है 132। वो राज्यपाल की पदावधि के बारे में है, राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में है। आप जानते हैं, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 आप देखेंगे तो आप साफ साफ देखेंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रखा है। और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है। ऐसा आप लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आज के दिन यही लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रावधान रखा कि भाई इस अनुच्छेद को भी स्वीकार किया जाए, तो उसके ऊपर भी कुछ संशोधन आ रहा है क्या, अभी देख लेते हैं। तो अब इस विषय पर संशोधन आता है कि नहीं आता है? प्रसाद पर्यंत का आएगा, ऑब्वियसली आएगा, और कोई नहीं लाएगा तो एक व्यक्ति तो लाएंगे ही लाएंगे, प्रोफेसर के.टी. साहा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे एक, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इस प्रकार का अनुच्छेद लाया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा, और संविधान सभा के कुछ सदस्य इस संदर्भ में संशोधन लेकर आएंगे। वो बताना चाहेंगे कि प्रसाद पर्यंत शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यपाल को हटाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या राज्यपाल को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए, महाअभियोग, या राज्यपाल के ऊपर जो महाअभियोग लाया जाए वो महाअभियोग किस आधार पर लाया जाए? क्या उनके ऊपर कदाचार, भ्रष्टाचार, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होने, संविधान का अतिक्रमण करने, इस प्रकार के आरोप होने चाहिए? या महाअभियोग जो लाया जाएगा वो क्या संसद में लाया जाएगा या संबंधित राज्य के विधानमंडल में लाया जाएगा? इस विषय पर अब थोड़ी सी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। प्रोफेसर के.टी. साहा आ गए हैं। प्रोफेसर के.टी. साहा का संशोधन क्या है कि राज्यपाल अपनी प्रवेश तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और इस अवधि के अंदर वह पद से हटाया नहीं जाएगा। प्रोफेसर के.टी. साहा एक संशोधन लेकर आए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और इस अवधि से पहले वो हटाया नहीं जाएगा। ये लिख दो इस अनुच्छेद में। पहली बात तो वो ये लेकर आए, खारिज हो जाएगी तो फिर वो दूसरा बात लेके आएंगे। प्रोफेसर के.टी. साहा अपने पक्ष में तर्क भी देते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस बीच में ब्रजेश्वर प्रसाद बोल रहे हैं कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो कि 5 वर्ष से पहले हटाया नहीं जाएगा, जब हमने अनुच्छेद रख दिया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। तो प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा अनुच्छेद ही तो रखा है, पारित थोड़ी हुआ है, अभी पास थोड़ी हुआ है। अगर इसी बिना पर वो पास समझा जाता है तो आपने उसे पेश कर दिया तो मुझे फिर आपत्ति नहीं है। आप पहले से मान के चल रहे हो कि ये पास हो जाएगा तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी जैसा करो। फिर प्रोफेसर के.टी. साहब दूसरा संशोधन लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि इस अनुच्छेद में ये लिख दो, क्या लिख दो? संविधान को अतिक्रमण करने, राजद्रोह और संघ की सुरक्षा और अखंडता के विरुद्ध अपराध करने का दोषी पाया जाए तो राज्यपाल को हटाया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली लिख दो, ऐसा प्रोफेसर के.टी. साह कह रहे हैं। फिर प्रोफेसर के.टी. साह एक और संशोधन लेकर आ रहे हैं। राज्यपाल की पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर या नियमानुसार उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर
और उसके स्वीकृत हो जाने पर अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाने पर, ये जो शब्दावली लिखी हुई है, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाएगा। किसी भी समय राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने की हालात में रिक्तता की अवधि में राज्यपाल के प्रकार्यों को संपादित करने का जो प्रबंध किया जाएगा वह तभी तक लागू रहेगा जब तक कि इस संविधान में प्रभावित रीति से दूसरे राज्यपाल का चुनाव ना हो जाए। अभी प्रोफेसर केटी शाह चुनाव में ही अटके हुए हैं कि राज्यपाल का चुनाव होने वाला है, जबकि हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये वाला अनुच्छेद स्वीकार कर दिया गया। देख लेते हैं प्रोफेसर केटी शाह के विभिन्न अनुच्छेदों पर क्या एक्शन लिया गया। पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का संशोधन, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। संशोधन सभा ने स्वीकार कर लिया। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। और बाकी वाले सब जो है वो अस्वीकार कर दिए गए। कौन से? कि महाभियोग से हटाया जाएगा या फिर संविधान का अतिक्रमण या कदाचार इत्यादि, वो सारे जो आधार थे वो हटा दिए गए। एक भाई यूट्यूब पर प्रश्न पूछ रहे हैं, सर जी किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य का राज्यपाल कैसे होता है? कैसे होता है? कलराज जी मिश्र उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब आसाम में है। तो सिस्टम तो यही होना चाहिए, बेहतर सिस्टम तो यही है कि किसी व्यक्ति को अपने राज्य में राज्यपाल ना बनाकर किसी और राज्य में राज्यपाल अगर बनाते हैं तो राज्यपाल जो है राज्य की जो स्थानीय राजनीति है उसमें उलझता नहीं है। अब कलराज जी मिश्र को राजस्थान की राजनीति से स्थानीय राजनीति क्या है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से है। इसी प्रकार से कटारिया साहब जो आसाम में राज्यपाल है, उनको आसाम की स्थानीय राजनीति से मतलब नहीं, इसलिए ऐसा किया जाता है। यूट्यूब पर एक मेरे भाई ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया। अब राज्यपाल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो डॉक्टर अंबेडकर प्रस्ताव लेकर आए हैं कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका हो। इस प्रकार का डॉक्टर अंबेडकर प्रस्ताव लेकर आए हैं। ठीक है, और यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित है मेरे हिसाब से, कि राज्यपाल पद के लिए केवल 2 ही क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। भारत का नागरिक होना चाहिए और मिनिमम एज जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये अनुच्छेद आप जानते हैं अस्तित्व में है और 2 ही क्वालिफिकेशन राज्यपाल के संदर्भ में है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब राज्यपाल की शर्तों के संदर्भ में आप जानते हैं भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद आप 157, 158 अगर आप देखेंगे, क्योंकि 159 में तो उनकी शपथ दे रखी है, तो आप उस अनुच्छेद को देखेंगे तो राज्यपाल किसी संसद का या राज्यपाल किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। और अगर वो सदस्य है तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन उनका स्थान रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल के रहने के लिए एक भवन दिया जाता है, बिना किराए का भवन दिया जाता है। ऐसा सब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल की शर्तों के संदर्भ में लिखा हुआ है। उसी विषय पर अब चर्चा आ रही है। और राज्यपाल पद पर रहते हुए कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसे सब प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में आज के दिन है। अब चर्चा आएगी, कामत साहब इस चर्चा को छेड़ेंगे और कामत साहब कह रहे हैं कि साहब आपने ये जो कहा ना कि राज्यपाल के रहने के लिए एक भवन होगा, इस प्रकार की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल के रहने के लिए भवन होगा तो फिर क्या मुख्यमंत्री के रहने के लिए भवन नहीं होगा क्या? इस प्रकार के तर्क दिए जाएंगे किसके द्वारा? एच.वी. कामत साहब के द्वारा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहेंगे मैं इन तर्कों का, इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दूंगा। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे ऐसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्यों कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा इन सारे तर्कों पर हम लोगों ने विचार कर लिया है। कब? जब राष्ट्रपति के लिए एक भवन होगा। जब हमने उस विषय पर जब चर्चा की थी तो आपको बिल्कुल ये बताया गया था कि राष्ट्रपति के लिए भवन क्यों होना चाहिए। जब उस समय जो तर्क दिए गए उस तर्क का मैंने जवाब दे दिया। अब इन्हीं तर्कों को वापस यहाँ लाया जा रहा है, मैं जवाब नहीं दूंगा। हालांकि संविधान सभा के एक मेंबर अभी कहेंगे कि राज्यपाल के लिए एक भवन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेचारा कोई राज्यपाल अगर किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होकर जाएगा और उसके रहने के लिए कोई भवन नहीं होगा तो फिर क्या होटल में रहेगा? वो ऐसा कहेंगे। और या तो फिर होटल में रहेगा या फिर किसी अपने मिलने वाले, क्योंकि उसके मिलने वाले भी उस राज्य में होंगे नहीं, तो वो किसी सेठ साहूकार के वहाँ पर रहेगा। फिर वो कहेंगे कि अगर राज्यपाल किसी सेठ साहूकार के घर पर रहेंगे तो सेठ साहूकार चाहेगा कि उसके अनुसार राज्य में काम हो। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन विषय पर चर्चा होगी। इवन चर्चा यहाँ तक होगी, आप बहुत ध्यान से सुने मेरी बात को, कि राज्यपाल को इतना सारा भत्ता वगैरह क्यों दिया जाता है। तो चर्चा होगी भाई राज्यपाल को बहुत सारी पार्टी करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को डिनर देना पड़ता है, तो वो डिनर
देने का तो देगा कहाँ पर, किसी होटल में थोड़ी देगा। राज्यपाल किसी होटल में डिनर दे, किसी को पार्टी दे, तो ये कोई अच्छा लगता है क्या? इसलिए राज्यपाल के लिए बहुत बड़ा भवन होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ सके, उससे मिलने वाले लोग आ सके, और कभी डिनर पार्टी वगैरह करे तो भी वो आराम से कर सके। होटलों में डिनर पार्टी करता हुआ राज्यपाल अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये सारे विषय पर चर्चा आज आपको दिखाई देगी। तो अलग अलग संविधान सभा के मेंबर्स ने क्या क्या बातें कही, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बी दास एक अलग से बात कह रहे हैं। बी दास कह रहे हैं भाई आप राज्यपाल का इतना वेतन क्यों रख रहे हैं, इतना वेतन दे रहे हो। हमारे कांग्रेस वो बी दास कह रहे हैं संविधान सभा में कि कांग्रेस के लोग तो, कांग्रेस की विचारधारा के लोग जो राज्यपाल नियुक्त होंगे उनको इतना वेतन चाहिए नहीं, तो हम कांग्रेस के लोग जो राज्यपाल नियुक्त हो रहे हैं उनके लिए तो वेतन आप इतना रख रहे हैं, ये तो हमारा देश आजाद हो गया, अब हमारी जनता का धन का दुरुपयोग है। वो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें यहां पर कही जा रही है। बी दास कह रहे हैं कि आप इतना वेतन उसके लिए इसलिए दे रहे हो क्योंकि उनको पार्टी और भोजन देने के लिए अलग से रुपए मिलते हैं। ऐसे सारे मुद्दों पर चर्चा चल रही है। तो संविधान सभा में इन सारे विषयों पर चर्चा हुई थी, ऐसी बात नहीं हुई कि नहीं हुई थी। रोहिणी कुमार चौधरी जी तो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल कभी किसी राज्य में राज्यपाल बन के जाएगा और उसे मकान नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, फर्नीचर, पर्दे, मोटर गाड़ी वगैरह सब कहाँ रखेगा अपना, ऐसा वो प्रश्न करना चाहते हैं। तो एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि फर्नीचर कितना मिलेगा, उसको मोटर गाड़ी कैसे मिलेगी, ये सब भी संविधान में लिखोगे क्या आप? तो इस प्रकार की बातचीत संविधान सभा में चल रही है, ये आप देख सकते हैं। रोहिणी कुमार चौधरी जी तो यहाँ तक कह रहे, जो मैंने आप बात कही कि राज्यपाल को अगर कोई घर नहीं मिला तो राज्यपाल किसी बड़े सेठ साहूकार के घर पे जाकर रहेगा और सेठ साहूकार फिर अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, सेठ साहूकार अपने हिसाब से काम करवाएगा। तो ये सारे मुद्दे आज चर्चा में लाए जो मैंने आपके सामने एक एक करके रखे। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इसका आनंद आया होगा। और आज यही मुद्दे हैं जो राज्यपाल के संदर्भ में है, और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण जो बातें हमने लगभग पूरी रख दी है, और इसके बाद में जो अनुच्छेद एक एक करके स्वीकार किए जा रहे हैं, और इसके पश्चात संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि अब सभा 1 जून 1949 तक के लिए बुधवार की प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 1 जून 1949 तक के लिए बैठक स्थगित हो गई। मेरा आपसे निवेदन वही कि एक बार वीडियो ऑन कर लें तो हमारी टेक्निकल टीम जो है आप लोगों की फ़ोटोज़ ले सके, स्क्रीनशॉट ले सके, ताकि अटेंडेंस लग जाए आप लोगों की। और मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा इस प्रकार की बहस को देखकर। 1 जून कल है, 1 जून 1949 को जो चर्चा हुई इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल मैं शायद 2 लोगों को, 2 मित्रों को जुड़ना भी चाहूँगा। हमारे कोई भी 2 भाई बहन जुड़ सकते हैं और जुड़कर ये बताएंगे कि हम इसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो टेक्निकल टीम ने स्क्रीनशॉट आपके ले लिए हैं। तो कल सुबह ठीक 7 बजे हम वापस मिलेंगे, और आप इस बात को आगे तक पहुँचाएँ ताकि संविधान की खुशबू दूर तक फैले। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।